आदतों से अपनी पढ़ाई की शुरुआत करें। भारतीय भूगोल से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ईश्वर को फिर से धन्यवाद देते हैं कि आने वाला समय और हमारा जीवन, हमारा और आपका सभी का बहुत ही अच्छा रहे। हाँ, जब आप ग्लोब को ध्यान से देखेंगे, मैं भारतीय भूगोल की शुरुआत कर रहा हूँ। ग्लोब को आप ध्यान से देखेंगे तो जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसको एशिया के दक्षिणी विस्तार के रूप में दिखाया गया है। ग्लोब को आप खोलिए, एशिया के बिल्कुल दक्षिणी विस्तार के रूप में दिखाया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर की तरफ जब आप देखेंगे तो हजारों किलोमीटर दूर तक घेरे हुए अविच्छिन्न मतलब बीच में कहीं भंग नहीं हुआ, बीच में टूटा फूटा नहीं है। उत्तर में हजारों किलोमीटर तक दूर तक घेरे हुए पर्वतों की एक श्रृंखला है। किसको घेरे हुए? भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर में हजारों किलोमीटर दूर तक घेरे हुए पर्वतों की एक श्रृंखला है, जिसके अंतर्गत उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश और पूर्वोत्तर भाग में पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं। इसके दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप है। इस तरह से जो उत्तरी सीमा पर जो पर्वत श्रृंखला है, तीन तरह की पर्वत श्रृंखलाओं का मैंने नाम बताया, हिंदू कुश, हिमालय और पूर्वोत्तर पहाड़ियां। ये जो तीनों पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये भारतीय उपमहाद्वीप को प्राकृतिक रूप से शेष एशिया से अलग कर देती हैं। इसीलिए भारत को एक उपमहाद्वीप कहा जाता है ना, क्योंकि हिमालय और उसकी श्रृंखलाएं भारतीय उपमहाद्वीप को शेष एशिया, ये जो भारतीय भूखंड है, इस भूखंड को शेष एशिया से अलग कर देती हैं। तीन तरफ से जल से घिरा हुआ महाद्वीप का वो हिस्सा जो तीन तरफ से सागर या महासागर से घिरा हुआ होता है, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। अगर अब भारत के दक्षिणी हिस्से को आप देखेंगे तो यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। इसलिए भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है ये एक प्रायद्वीप है। भारतीय प्रायद्वीप जैसे जैसे दक्षिण की ओर चला जा रहा है वैसे वैसे वो पतला होता जाता है। आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे जैसे दक्षिण की गया है वैसे वैसे वो पतला और नुकीला होता जाता है। इस कारण जो हिंद महासागर है वो दो शीर्ष समुद्रों में विभक्त हो गया है। हिंद महासागर दो शीर्ष समुद्रों में विभक्त हो गया है। बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर, ये दोनों शीर्ष समुद्र क्रमशः भारत की पूर्वी और पश्चिमी तटों को स्पर्श करते हैं और साथ ही यही दोनों समुद्र भारत की दक्षिणी सीमा का भी निर्धारण करते हैं। बंगाल की खाड़ी यहाँ कन्याकुमारी तक आ गया है और फिर कन्याकुमारी से लेकर यहाँ भड़ोस तक या खंभात तक अरब सागर का विस्तार है। तो यही दोनों समुद्र भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों को पूरी तरह से स्पर्श करते हैं और भारत की पूरी दक्षिणी सीमा का ये दोनों समुद्र निर्धारण करते हैं। भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र यानी भारतीय प्रायद्वीप दक्षिण में बिल्कुल संकरा हो गया है, एकदम नुकीला हो गया है। तो किसी भी प्रायद्वीप के अंतिम संकरे भाग को अंतरीप कहा जाता है। ये वो क्षेत्र होता है प्रायद्वीप का जहां पर तीनों समुद्र आपस में मिल जाते हैं, यानी बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों आपस में यहाँ पर मिल जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? किसी प्रायद्वीप के अंतिम संकरे भाग को अंतरीप कहा जाता है। भारत में इसे क्या कहते हैं? केप कैमोरीन या कुमारी अंतरीप। भारत में इसे हम कुमारी अंतरीप कहते हैं। अंतरीप को अंग्रेजी में हम केप कहा जाता है, CAPE। इसे हम केप कैमोरीन भी कहते हैं, केप कैमोरीन या लोकल रूप में कन्या कुमारी भी कहा जाता है। तीन नाम से इसे जाना जाता है। उत्तर में हिमालय की अपारगम श्रृंखलाओं से घिरा और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरे इस भूखंड को या इस एशियाई भूखंड को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल 7 देश हैं: पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल 7 देश हैं। अफगानिस्तान नहीं है क्योंकि अफगानिस्तान हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में पड़ता है। पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और 7वां मालदीव।
भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल 7 देश हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है वो ग्लोब पर भारतीय भूखंड का क्षेत्रफल, ग्लोब पर भारतीय भूखंड का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और दुनिया के समस्त धरातल का यानी स्थल खंड का, दुनिया के समस्त स्थलीय धरातल का यह 2.4% है। यानी जो भारत का क्षेत्रफल है वो पूरे पृथ्वी के धरातल का 2.4% नहीं है, ये गलती मत करिएगा। भारत का धरातल पृथ्वी के समस्त स्थलीय धरातल का 2.4% है। क्षेत्रफल के लिहाज से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के लिहाज से यह दुनिया का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत की अवस्थिति, नॉर्मली भारत जो है कि भारत की अवस्थिति को चूंकि भारत विषुवत रेखा के उत्तर में है, यहां पर हम इसका प्रायद्वीपीय क्षेत्र दिखा रहे हैं। भारत विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में विभक्त करती है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी, उत्तरी ध्रुव यहाँ पे है और ये है दक्षिणी ध्रुव। विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में विभक्त करती है और भारत विषुवत रेखा के उत्तर में है ना, इसलिए भारत को उत्तरी गोलार्ध का देश कहते हैं। इसके अलावा लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरने वाली 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो कि लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में स्थित क्षेत्र पूर्वी गोलार्ध में आते हैं और इसके पश्चिम में स्थित क्षेत्र पश्चिमी गोलार्ध में आते हैं। चूंकि भारत लंदन या 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में भारत है, इसलिए भारत को पूर्वी गोलार्ध का देश भी कहते हैं। इस तरह से भारत की अवस्थिति किस तरह से है, अभी मैं साधारण रूप में समझा रहा हूं, थोड़ी देर में आपको विस्तृत रूप में समझाऊंगा। भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध का देश है। भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध का देश है। चूंकि विषुवत रेखा के उत्तर में है इसलिए उत्तरी गोलार्ध में है, और चूंकि 0 डिग्री देशांतर जो कि ग्रीनविच से गुजरती है उसके पूर्वी भाग में भारत, इसलिए पूर्वी गोलार्ध में है। क्लियर? लेकिन भारत की ग्लोब पर भारत की अवस्थिति को सही रूप में समझने के लिए, ग्लोब पर अगर आप चाहते हैं कि भारत की स्थिति को सही रूप में समझें तो भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को समझना जरूरी है। और अक्षांशीय देशांतरी विस्तार को समझने के लिए, भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को समझने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षांश रेखाओं की। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं पृथ्वी विषुवत रेखा के समानांतर, अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के समानांतर पूरब से पश्चिम दिशा में खींची जाती हैं, पूरब से पश्चिम दिशा में खींची जाती हैं। 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा होती है इसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में और दक्षिण में यानी दोनों गोलार्धों में 1-1 डिग्री के अंतराल पर कुल 90 अक्षांश रेखाओं की कल्पना की गई है। ध्यान दें, अक्षांश और देशांतर रेखाएं वास्तविक नहीं है। ये पृथ्वी पर किसी भी स्थान की सही अवस्थिति ज्ञात करने के लिए अक्षांश और देशांतर जैसी काल्पनिक रेखाओं की कल्पना की गई है, इसलिए ये काल्पनिक रेखाएं हैं। तो विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में यानी दोनों गोलार्धों में 90 अक्षांश रेखाओं की कल्पना की गई है जो कि 1-1 डिग्री के अंतराल पे हैं। ठीक है, इसलिए कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 90 अक्षांश रेखाएं उत्तर में, 90 अक्षांश रेखा दक्षिण में और 1 0 डिग्री। तो इन तीनों को मिलाएंगे 90-90 और विषुवत रेखा,
तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या निकल के आएगी 181। टोटल कितने हैं? 181। अक्षांश रेखाएं वास्तव में रेखा नहीं है, बल्कि ये वृत्त की तरह हैं। कोई भी एक अक्षांश रेखा केवल पृथ्वी के सामने वाली सतह पे नहीं है, कोई भी अक्षांश रेखा पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है। इसलिए अक्षांश रेखाएं एक वृत्त की भांति होती हैं। सबसे लंबा अक्षांश वृत्त या सबसे लंबा अक्षांश रेखा विषुवत रेखा होता है। लेकिन विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती चली जाती है। दोनों ध्रुवों पर अक्षांश रेखा के रूप में न होकर बिंदु के रूप में सिमट जाता है ना। सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी होती है? विषुवत। और सबसे छोटी दोनों ध्रुवों पर अक्षांश रेखा एक बिंदु के रूप में होती है। इसलिए चूंकि ध्रुवों पर दोनों अक्षांश रेखाएं बिंदु के रूप में हैं, इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 नहीं, बल्कि यहां से आप -2 कर देंगे तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ध्रुवों पर ही बिंदु के रूप में है। साधारणतः ऐसा माना नहीं जाता है, साधारणतः यही कहा जाता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है। अब सवाल ये उठता है कि किसी भी स्थान का अक्षांशी मान क्या है, कैसे निकालेंगे? किसी भी स्थान का अक्षांशी मान क्या है, ये कैसे पता चलेगा? या ये कैसे पता चलेगा कि ग्लोब पर या धरातल पर कोई भी स्थान किस अक्षांश पर स्थित है? आप कल्पना कर लीजिए पृथ्वी के केंद्र की। पृथ्वी एक बॉल की तरह गोल गोल है चारों तरफ से। आप पृथ्वी के केंद्र की कल्पना करिए, फिर आप समझ पाएंगे। किसी भी स्थान का अक्षांशी मान ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं मैंने पृथ्वी पर एक स्थान ले लिया। यहां पे मैंने यहां पे एक स्थान ले लिया। पृथ्वी पर मैंने यहां पर एक स्थान ले लिया। अब मैं कहता हूं पृथ्वी पर किसी भी स्थान का अक्षांशी मान ज्ञात करने के लिए उस स्थान को पृथ्वी के केंद्र से मिलाने वाली रेखा, उस स्थान को पृथ्वी के केंद्र से मिलाने वाली रेखा और विषुवत रेखा को पृथ्वी के केंद्र से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण के बराबर होता है। किसी भी स्थान का अक्षांशी मान, ध्यान से सुनिएगा, ग्लोब पर या पृथ्वी पर किसी भी स्थान का अक्षांशी मान उस स्थान को पृथ्वी के केंद्र से मिलाने वाली रेखा और विषुवत को पृथ्वी के केंद्र से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण के बराबर होता है। अगर ये कोण 45 डिग्री का निकल के आता है, ठीक है, तो उस स्थान का अक्षांशी मान कितना होगा? 45 डिग्री है। इसे हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि उस स्थान की पृथ्वी की केंद्र से कोणीय दूरी कितनी है? 45 डिग्री। अगर वो स्थान उत्तरी गोलार्ध में है, यानी विषुवत रेखा के उत्तर में है, या विषुवत रेखा के दक्षिण में है। अगर वो स्थान पृथ्वी विषुवत रेखा के उत्तर में है, तो उस स्थान की पृथ्वी की केंद्र से कोणीय दूरी 45 डिग्री उत्तरी है। उत्तरी में जो उत्तरी अक्षांशों को हम n से दर्शाते हैं और दक्षिणी अक्षांशों को हम s से दर्शाते हैं। n मतलब नॉर्थ और s मतलब साउथ, ठीक है। इसका मतलब है कि उस स्थान की पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी 45 डिग्री उत्तरी है। अब जितने भी स्थान पृथ्वी के केंद्र से 45 डिग्री अब पृथ्वी पर, ध्यान से सुनिए, पृथ्वी पर जितने भी स्थानों की कोणीय दूरी 45 डिग्री है, यानी केंद्र से पृथ्वी पर जितने भी स्थानों की कोणीय दूरी 45 डिग्री है, उन सभी स्थानों को मिलाने वाली हम एक रेखा खींच देंगे और इसे हम नाम देंगे 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से क्या साबित होता है कि इस अक्षांश पर जितने भी स्थान होंगे उन सभी की पृथ्वी की केंद्र से कोणीय दूरी 45 डिग्री उत्तरी होगी। अब अगर पृथ्वी की किसी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी 20 है, 20 डिग्री n मतलब 20, किसी स्थान की पृथ्वी की केंद्र से कोणीय दूरी 20 डिग्री है, तो इसका मतलब है कि उस स्थान की पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी 20 है। अब जितने भी स्थान पृथ्वी की केंद्र से 20 डिग्री की कोणीय दूरी पर होंगे, उन सभी स्थानों को मिलाते हुए हम जो रेखा खींचेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस तरह से विषुवत रेखा से लेकर ध्रुवों तक एक एक डिग्री के अंतराल पर, ऐसे एक एक डिग्री के अंतराल पर
कुल 90 अक्षांश रेखाओं की कल्पना की गई है। दोनों गोलार्धों में ऐसा किया गया है। उम्मीद है कि आपको अक्षांश रेखाएं किस तरह से एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं स्पष्ट हो गया। इसी तरह से अगर आप यहां से पृथ्वी के केंद्र को मिलाएंगे तो आप साफ साफ देख भी पा रहे हैं कि कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, इसलिए उत्तरी ध्रुव पर जो स्थान होगा वो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होगा। ये होगी अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं की बात चल रही है तो यहां पे ध्यान देना जरूरी है कि पृथ्वी पर जो सूर्य की लंबवत किरणें होती हैं वो पूरी पृथ्वी पर एक समान नहीं पड़ती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी गोल है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, यानी नॉर्थ पोल को NP लिखा जाता है और साउथ पोल को SP। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, मान लेते हैं ये सूर्य है, बहुत दूर है इसलिए छोटा दिखाई दे रहा है, पृथ्वी के सामने वाले भाग पे तो लंबवत किरणें पड़ती हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर जाएंगे सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है और ध्रुवों के पास बहुत ही न्यून कोण बनाते हुए सूर्य की किरणें पड़ती हैं। बहुत ही कम कोण के साथ सूर्य की किरणें दोनों ध्रुवों के पास पड़ती हैं। यानी दोनों ध्रुवों के धरातल पर जो सूर्य की किरणें हैं वो काफ़ी तिरछी हो जाती हैं। और जबकि विषुवत रेखा के पास के क्षेत्रों में सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी गोल है। विशेष रूप से दो कारणों से विषुवत रेखा से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी N और ये हो गया 23.5 डिग्री S। विशेष रूप से दो कारणों से विषुवत रेखा से लेकर दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों में ही सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं। कौन से दो कारण हैं? पहला कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होना, झुका होना। और दूसरा कारण है सूर्य की परिक्रमा। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। कितने दिन में? 360 दिन में। पृथ्वी चूंकि अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है और साथ में सूर्य की परिक्रमा करती है, इसलिए सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा से लेकर 23.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य विचलन करती हैं। इस कारण स्वाभाविक रूप से यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और जैसे जैसे हम 23.5 डिग्री से लेकर ध्रुवों तक जाते हैं, जैसे जैसे हम दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से लेकर ध्रुवों की तरफ जाते हैं, सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता चला जाता है। चूंकि 23.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं, इसलिए इन क्षेत्रों का तापमान बाहरी क्षेत्रों से ज्यादा होता है। यही कारण है कि विषुवत रेखा से लेकर 23.5 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। देशांतर रेखाओं को थोड़ा समझ लें। ये हो गई अक्षांश रेखाएं। देशांतर रेखाएं एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने के लिए खींची गई हैं। सभी देशांतर रेखाएं एक ध्रुव से निकलती हैं और दूसरे ध्रुव तक जाती हैं। ठीक है, सभी देशांतर रेखाएं एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने का काम करती हैं। इसलिए ये वृत्त नहीं है, बल्कि ये अक्षांशों की तरह ये वृत्त नहीं होती हैं, ये रेखा होती हैं। अक्षांश वृत्त होते हैं क्योंकि कोई भी अक्षांश रेखा पृथ्वी को चारों तरफ से घेरती है, लेकिन देशांतर रेखाएं रेखा इसलिए कही जाती है क्योंकि एक ध्रुव से शुरू होकर दूसरे ध्रुव तक जाके खत्म हो जाती हैं। किसी भी गोल वस्तु का जो कोणीय मान होता है वो 360 डिग्री होता है। पृथ्वी 360 डिग्री की है क्योंकि गोल है, इसलिए 1 डिग्री के अंतराल पर एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली कुल 360 देशांतर रेखाओं की कल्पना की गई है। चूंकि पृथ्वी 360 डिग्री है, गोल है,
इसलिए 1 डिग्री के अंतराल पर एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली कुल 360 देशांतर रेखाओं की कल्पना की गई है। देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाओं की भांति छोटी या लंबी नहीं होती। अक्षांश रेखाओं में विषुवत रेखा सबसे लंबी होती है और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं अक्षांश रेखा छोटी होती चली जाती है। लेकिन देशांतर रेखाएं चूंकि एक ध्रुव से जाकर दूसरे ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं, इसलिए सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई एक समान होती है। दूसरा अंतर यह है कि ये अक्षांश की भांति वृत्त नहीं होती बल्कि रेखाएं होती हैं। तीसरा अंतर यह है कि 1 डिग्री के अंतराल पर सभी अक्षांश रेखाओं की दूरी समान होती है। 1 डिग्री के अंतराल पर सभी अक्षांश रेखाओं की दूरी धरातल पर या पृथ्वी पर सर्वत्र समान होती है। इनकी दूरी आपस में कहीं घटती बढ़ती नहीं है, जबकि देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। 1 डिग्री के अंतराल पर किन्हीं भी 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज्यादा विषुवत रेखा पर होती है और जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती चली जाती है। हाँ, अंतराल 1 डिग्री का ही होगा क्योंकि पृथ्वी गोल है, अंतराल 1 डिग्री का ही होगा, लेकिन विषुवत से लेकर ध्रुवों की ओर जाने पर 1 डिग्री के अंतराल पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की वास्तविक दूरी दोनों ध्रुवों की ओर घटती चली जाती है। अब एक समस्या यहां पर है, क्योंकि अक्षांश रेखाएं तो विषुवत से लेकर विषुवत, ये 0 डिग्री है विषुवत, चूंकि अक्षांश रेखाएं विषुवत से लेकर ध्रुवों तक छोटी होती जाती हैं और सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? बीच वाली, मध्य वाली अक्षांश रेखा सबसे लंबी है, इसलिए हमने इसको 0 डिग्री मान लिया। स्वाभाविक रूप से ये ज्ञात हो जाती है, देखने पे ही लगता है कि बीच वाली सबसे लंबी है, इसे 0 डिग्री मान लेते हैं। यही पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्धों में विभक्त करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि ये बीचों बीच खींची गई है। लेकिन चूंकि देशांतर रेखाओं की लंबाई एक समान है ना, तो इसमें से 0 डिग्री किसे माना जाए? क्योंकि यहाँ कोई लंबी और छोटी नहीं है, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई एक समान है, इसलिए 0 डिग्री देशांतर किसे माने जाए, ये एक समस्या है। इसका समाधान करने के लिए सर्वसहमति से या आपसी सहमति से लंदन के ग्रीनविच से होकर, ये ग्रीनविच है, लंदन यहाँ पर है, ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर को 0 डिग्री देशांतर मान लिया गया है। इसे हम प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा, इसे हम ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर भी कहेंगे, ग्रीनविच रेखा भी कहेंगे और प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में स्थित क्षेत्रों को पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है और पश्चिम में स्थित क्षेत्रों को पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। यानी 1 डिग्री पूर्वी और 1 डिग्री पश्चिमी, फिर 2 डिग्री पूर्वी, 2 डिग्री पश्चिमी, 3 डिग्री पूर्वी देशांतर, 3 डिग्री पश्चिमी देशांतर, और इसके पूर्व में स्थित देशांतरों को पूर्वी देशांतर और पश्चिम में स्थित देशांतर रेखाओं को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर एक ही होता है, क्योंकि पूर्वी 180 डिग्री देशांतर पूर्वी भी होता है और वो पश्चिमी भी होता है। बाकी जितने भी देशांतर हैं वो अलग अलग होते हैं, 1 डिग्री पूर्वी, 1 डिग्री पश्चिमी, लेकिन 180 डिग्री देशांतर रेखा एक ही होती है। बाकी सभी देशांतर रेखाएं 2 हैं, 1 डिग्री पूर्वी, 1 डिग्री पश्चिमी। इस तरह से आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ, तो इस तरह से 0 डिग्री देशांतर लंदन की ग्रीनविच वाली लाइन को माना गया है, जो कि पृथ्वी को पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध में विभक्त करती है। अब भारत का अक्षांशीय विस्तार देखेंगे हम। भारत का अक्षांशीय विस्तार, चूंकि भारत विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, यह है भारत का प्रायद्वीपीय भाग। भारत विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, इसलिए भारत उत्तरी गोलार्ध का या उत्तरी गोलार्ध में स्थित देश है। हम भारत का क्या पढ़ रहे हैं? भारत का अक्षांशीय विस्तार पढ़ रहे हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार से क्या मतलब होता है? अक्षांशीय विस्तार से मतलब होता है उत्तर दक्षिण विस्तार। अक्षांशीय विस्तार से मतलब होता है उत्तर दक्षिण विस्तार, क्योंकि अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा से लेकर उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव तक भी खींची गई हैं और विषुवत रेखा से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक भी खींची गई हैं।
यानी 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं उत्तर दक्षिण में खींची गई हैं। इसीलिए किसी भी देश के अक्षांशीय विस्तार का मतलब उत्तर दक्षिण विस्तार से है। भारत विषुवत रेखा के उत्तर में है, कुछ ही उत्तर में है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, अभी मोटे रूप में समझ लीजिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार, यहाँ से जो अक्षांश रेखा गुजरती है भारत के सबसे दक्षिणी छोर से, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 n, 8.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर यहाँ से जो अक्षांश रेखा गुजरती है भारत के बिल्कुल उत्तरी छोर से 37.6 n, यानी उत्तरी अक्षांश। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। साधारणतया हम इसे ऐसे ही समझते हैं या किताबों में ऐसे ही लिखा होता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ये कैसे है? ऐसा इसलिए क्योंकि भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यहां पर है कन्याकुमारी। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी 8.4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। वहीं भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो कि लद्दाख में स्थित है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल 37 यहाँ पे क्या है, इंदिरा कॉल, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल 37.6 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसलिए भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हुआ? 8.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत का अक्षांशीय विस्तार है। इस प्रकार मोटे रूप में अगर आप देखेंगे तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 30 अक्षांशों के मध्य है, 30 अक्षांशों के मध्य, क्योंकि 8.4 से 37.6 के बीच कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी आएगी? लगभग 30 अक्षांश रेखाएं, यहां से लेकर यहां तक। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 30 अक्षांशों के मध्य है। क्लियर? मुख्य भूमि पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। मुख्य भूमि पर ये जो हमने अक्षांशीय विस्तार बताया ये मुख्य भूमि पर है, लेकिन द्वीपों समेत भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यहां पर है, इंदिरा पॉइंट। द्वीपों समेत भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी इसे कहते हैं। तो भारत द्वीपों समेत भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार के सबसे दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार के सबसे दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट से होकर जो अक्षांश रेखा गुजरती है वो है 6.4 उत्तरी n। अगर हम ये विषुवत रेखा ले लेते हैं और उत्तरी ध्रुव पर ये 90 डिग्री अक्षांश है और विषुवत रेखा है 0 डिग्री, और हम विषुवत रेखा से अगर 90 डिग्री की तरफ बढ़ेंगे तो ऐसे 1 2 3 करते हुए चलेंगे ना, तो पहले क्या पड़ेगा? पहले 6.4 पड़ेगा या पहले 8.4 होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे 6.4 हो गया और थोड़ा उत्तर में पड़ेगा 8.4, तब इस तरह से होते हुए हम 90 तक पहुंचेंगे, है ना, अगर हम काउंटिंग करते जाएं तो। इसका मतलब है कि विषुवत रेखा की ज्यादा समीप क्या है? विषुवत रेखा की ज्यादा समीप 6.4 उत्तरी अक्षांश है। इसीलिए द्वीपों समेत भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो 6.4 उत्तरी अक्षांश है। क्लियर? और 6.4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित जो बिंदु है उसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। मुख्य भूमि पर भारत का अक्षांशीय विस्तार
8.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश, लेकिन द्वीपों समेत भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 6.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश, है ना। भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग 30 अक्षांशों के मध्य है। मुख्य भूमिका, अगर कोई व्यक्ति भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु से लेकर भारत के सबसे उत्तरी बिंदु तक यात्रा करे तो, चौथा पॉइंट, तो वह कुल 3214 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कितने विस्तार में? 30 अक्षांशों के मध्य। 30 अक्षांशों के मध्य भारत का अक्षांशीय विस्तार 30 अक्षांशों के मध्य है। कोई व्यक्ति अगर इन 30 अक्षांशों के मध्य यात्रा करता है या कन्याकुमारी से इंदिरा कॉल तक की यात्रा करता है तो वह कुल 3214 किलोमीटर की यात्रा करेगा। बात भारत के अक्षांशीय विस्तार की हो रही है तो यहाँ ये जानना बहुत ही जरूरी है कि भारत के बीचों बीच कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि सूर्य की लंबवत किरणें 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ही विचलन करती हैं। तो जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को इसीलिए हम विशेष नाम देते हैं इन दोनों अक्षांशों को। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी को कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी को मकर रेखा नाम दिया जाता है। तो भारत के अक्षांशीय विस्तार में ये जानना जरूरी है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, ऐसे लिख लीजिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर से बोल दे रहा हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा राज्यों की मध्य कर्क रेखा बांग्लादेश से होकर गुजरती है, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे पश्चिम बंगाल है और यह त्रिपुरा। यहाँ इन दोनों के मध्य में कर्क रेखा बांग्लादेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई अगर आप मैप में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा लंबाई एमपी में है, सबसे कम लंबाई कर्क रेखा की राजस्थान में पड़ती है। भारत में झारखंड की राजधानी यहाँ पे रांची है, रांची बिल्कुल कर्क रेखा पर ही स्थित है। एक बार जब आप इसे नोट बना रहे होंगे तो एक बार इंडियन मैप को आप देख लीजिएगा जिसमें कर्क रेखा आपको दिखाई दे रही होगी, है ना। तो कर्क रेखा के आसपास कौन से शहर स्थित हैं, कितनी दूरी पर स्थित दिखाई दे रहे हैं। जैसे आसपास आपको रांची दिखाई देगा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल दिखाई देगी, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर कहीं आसपास होगी, यहाँ पे गुजरात का अहमदाबाद या गांधीनगर कितनी दूरी पर है। एक लोकेशन ले लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन बन जाता है कि कर्क रेखा के निकट सबसे नज़दीकी शहर भारत का कौन सा है। तो जब इतना सारा मेहनत आप कर रहे हैं तो ये सभी करते चलिएगा, आपके दिमाग में जो भी आए। और बाकी जो संदेह होंगे उन्हें आप कमेंट में छोड़ दीजिएगा, मैंने अलग से एक पर्सन रखा हुआ है, आपके प्रश्नों के जवाब देते रहेंगे वो, ठीक है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, हाँ, अक्षांशीय विस्तार में ही ये भी जानना जरूरी है कि चूंकि विषुवत रेखा से लेकर कर्क रेखा और मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी, विषुवत रेखा से लेकर कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहते हैं। और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका मतलब भारत का जो दक्षिणी भाग है यानी जो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है या कर्क रेखा के जो दक्षिण में स्थित भारत है ना। तो चूंकि कर्क रेखा बीचों बीच 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसलिए कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित जो भारतीय भूभाग है वो उष्णकटिबंध के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ पर तापमान अधिक होता है, क्योंकि विषुवत रेखा के समीप है। और कर्क रेखा के उत्तर में स्थित जो भारतीय क्षेत्र है, कर्क रेखा के उत्तर में, वो उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। इसलिए भारत का जो विस्तार है उष्ण और उपोष्ण कटिबंध दोनों में है।
ठीक है। लेकिन उसके बावजूद जब आप भारतीय जलवायु का अध्ययन करते हैं, किए भी होंगे और नहीं किए हैं तो मेरे साथ करेंगे ही, जब आप भारतीय जलवायु का अध्ययन करते हैं तो भारत की जलवायु को उपोष्णकटिबंध किसी किताब में नहीं लिखा है। वास्तविक रूप में तो भारत का जो विस्तार है सैद्धांतिक रूप में वो उष्ण और उपोष्ण कटिबंध दोनों में है, क्योंकि कर्क रेखा के उत्तर वाला जो भारत है वो उपोष्ण में चला जाएगा और कर्क रेखा के दक्षिण वाला ये पूरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, कर्क से मकर तक, है ना। तो दोनों कटिबंधों में, लेकिन जब आप भारतीय जलवायु पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है कि भारत उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला देश है। ऐसा क्यों लिखा जाता है? ऐसा इसलिए कि भारत के उत्तर में हिमालय स्थित है। यहाँ पर भारत के उत्तर में हिमालय की 3 विशाल श्रृंखलाएं हैं, है ना। भारत के उत्तर में यहाँ पर हिमालय की 3 विशाल श्रृंखलाएं हैं और इन तीनों विशाल श्रृंखलाओं के चलते भारत में ठंडी नहीं पड़ती या भारत में शीत ऋतु नहीं पाया जाता है। वास्तव में भारत में शीत ऋतु नहीं पाया जाता। तो अलग बात है कि दिसंबर जनवरी में आपको बहुत कड़ाके की ठंड लगती है, क्योंकि आपको उसकी आदत नहीं है और आप कंबल में घुसे चले जाते हैं। वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि आपको आदत नहीं है। आपको ज़्यादातर गर्म मौसम का आदत है, क्योंकि अप्रैल से लेकर लगातार अक्टूबर तक गर्म मौसम ही रहता है, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक। तो इसलिए थोड़ी सी भी ठंडी आपको बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन वास्तविक जो ठंडी पड़ती है वो हिमालय के उत्तर में पड़ती है। हिमालय के उत्तर में जो तिब्बत और चाइना का क्षेत्र है, हिमालय के उत्तर में तिब्बत चाइना का ही भाग है, चाइना के उत्तर में मंगोलिया और मंगोलिया के उत्तर में रूस का वो साइबेरिया क्षेत्र बिल्कुल उत्तरी ध्रुव के पास पड़ता है। तो जो उत्तरी ध्रुव से चलने वाली जो हवाएं होती हैं, जो साइबेरिया क्षेत्र से निकलती हैं और जो दक्षिण की तरफ बढ़ती हैं विषुवत रेखा की तरफ, साइबेरिया क्षेत्र से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ने वाली ठंडी हवाओं को हिमालय रोक देता है। इसलिए भारत में साइबेरिया की और चीन की ठंडी हवाएं प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि हिमालय उनके सामने खड़ा हो जाता है। यही कारण है कि भारत में शीत ऋतु नहीं पाई जाती और भारत को उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला देश कहते हैं, है ना। अब हम पढ़ेंगे भारत का देशांतरी विस्तार। भारत का देशांतरी विस्तार आपने देखा कि पहले तो देशांतर रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाती हैं, है ना। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं हैं, ये वृत्त नहीं है। 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये है देशांतर रेखा। अब भारत का देशांतरी विस्तार का मतलब है यह पूर्व और यह है पश्चिम। देशांतरी, किसी भी देश के देशांतरी विस्तार का अर्थ है उस देश का पूर्वी पश्चिमी विस्तार, क्योंकि देशांतर रेखाएं पूर्व पश्चिम में खींची गई हैं। क्योंकि पृथ्वी 360 डिग्री की है, इसलिए देशांतर रेखाएं 1-1 डिग्री के अंतराल पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो सभी 360 देशांतर रेखाएं 1 डिग्री के अंतराल पर पूर्व पश्चिम दिशा में खींची गई हैं। इसलिए किसी भी देश के देशांतरी विस्तार का मतलब है उसका पूर्वी और पश्चिमी विस्तार। अब भारत का देशांतरी विस्तार जानने का सीधा सा मतलब निकलता है कि भारत का जो बिल्कुल पश्चिमी छोर है वो किस देश, वहां से कौन सी देशांतर रेखा होकर गुजरती है। इसी तरह से भारत का जो पूर्वी छोर है वहां से कौन सी देशांतर रेखा होकर गुजरती है। यही भारत का देशांतरी विस्तार होगा। साथ में यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, उसी को हम 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। अब भारत ग्रीनविच लाइन के पूर्व में स्थित है, क्योंकि इधर पूर्व होता है और इधर पश्चिम होता है। तो चूंकि भारत लंदन के पूर्व में स्थित है, इसलिए भारत पूर्वी गोलार्ध का देश है। इसका मतलब ये निकला कि भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो पूरी तरह से पूर्वी देशांतरों में है। भारत का विस्तार पूर्वी देशांतरों में है ना। यानी कि भारत का जो पश्चिमी छोर है वो भी पूर्वी देशांतर में होगा और भारत का जो सबसे पूर्वी छोर है वो भी पूर्वी देशांतर में ही होगा। भारत पूर्वी गोलार्ध का देश है। भारत का जो देशांतरी विस्तार है ये जो अक्षांश रेखा गुजर रही है ना, ये है 68, 7 पूर्वी, और यहाँ से भारत के सबसे पूर्वी छोर से जो अक्षांश रेखा गुजर रही है वो है 97.25 पूर्वी। यानी भारत का देशांतरी विस्तार 68.7
पूर्वी से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतरों के मध्य है। यानी कि भारत का देशांतरी विस्तार 30 देशांतरों के मध्य है, 30 देशांतरों के मध्य है। इसका मतलब है कि 97.25 में से आप इतना घटाएंगे 68.7, तो कितना निकलेगा? लगभग 30 देशांतर। यानी भारत के सबसे पश्चिमी देशांतर से सबसे पूर्वी देशांतर के मध्य कुल कितने देशांतरों का विस्तार है? 30 देशांतरों का विस्तार है। इस तरह से आपने देखा कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो भी 30 अक्षांशों के मध्य है, और भारत का जो देशांतरी यानी पूर्वी पश्चिमी विस्तार है वो भी 30 अक्षांशों के मध्य है। ये समझ में आया? अब भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वह है गौरमोता। गौरमोता, इसे हम गुहार मोती भी कहते हैं, गुहार मोती। ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। ये गुजरात के कच्छ के रण के पश्चिमी छोर पर स्थित है। गुजरात में कच्छ के रण के पश्चिमी छोर पर स्थित गौरमोता या गुहार मोती भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। कच्छ का रण क्या है? भारत में आप पश्चिम की तरफ देखेंगे तो 2 प्रायद्वीप दिखाई देंगे। जैसे भारत का मेन प्रायद्वीप है, 3 तरफ से सागर या जलराशि से घिरा है, इसलिए हम प्रायद्वीप कहते हैं। गुजरात में पश्चिम की तरफ 2 प्रायद्वीप आपको दिखाई देंगे, क्योंकि बीच में कच्छ की खाड़ी है। कच्छ की खाड़ी के दक्षिण में जो दक्षिणी प्रायद्वीप है इसे हम कहते हैं काठियावाड़, और कच्छ की खाड़ी के उत्तर में कच्छ का प्रायद्वीप है ना। गुजरात के पश्चिमी भाग में 2 उंगलियों की तरह ऐसे निकले हुए हैं, यह काठियावाड़ का प्रायद्वीप और यह कच्छ का प्रायद्वीप। कच्छ का प्रायद्वीप भारत का सबसे बड़ा जिला बनाया गया है, क्योंकि वहां आबादी नहीं है। कोई जिला छोटा कब होता है या कोई जिला बड़ा कब होता है? बड़े जिले का मतलब होता है कि आबादी विरल है, जनसंख्या के आधार पर जिले बनाए जाते हैं। अगर कोई विरल आबादी वाला क्षेत्र है तो जिला बड़ा कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आबादी नहीं है। और जैसे आप दिल्ली मुंबई में चले जाएं तो वहां जिले बहुत छोटे छोटे मिलेंगे। क्यों? उस क्षेत्रफल में काफी छोटे रहेंगे, क्योंकि छोटे ही क्षेत्रफल में 10 लाख लोग भरे पड़े हुए हैं। तो दिल्ली मुंबई जैसे क्षेत्रों में छोटे जिले होते हैं क्षेत्रफल में। लेकिन जब आप लद्दाख चले जाएं या कच्छ के दलदल में चले जाएं तो यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं, इसलिए जिले क्षेत्रफल में काफ़ी बड़े बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रशासन चलेगा किसका? जनसंख्या के ऊपर, और प्रशासन है जनसंख्या चूंकि कम है इसलिए क्षेत्रफल बढ़ा कर लिया जाता है। तो ये जो कच्छ है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ऐसे ये गुजरात का सबसे बड़ा जिला है और साथ ही भारत का भी सबसे बड़ा जिला है ना। इसे हम कच्छ जिला कहते हैं। कच्छ जिले का जो ये उत्तरी वाला क्षेत्र है, केवल इतना, ये उत्तरी क्षेत्र, पूरा उत्तरी क्षेत्र दलदली है। कच्छ जिले के इसी उत्तरी दलदली भाग को हम क्या कहते हैं? इसी उत्तरी दलदली भाग को हम कहते हैं कच्छ का रण। रण का मतलब दलदल होता है। ये एक लवणी दलदल है। लवणी मतलब नमकीन खारे पानी से बना हुआ दलदली क्षेत्र है। कच्छ के रण का जो सबसे पश्चिमी सिरा है उसे हम कहते हैं सर क्रीक। सर क्रीक, सर क्रीक पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। सर क्रीक भी इसी कच्छ के रण के दलदली क्षेत्र में ही सबसे पश्चिमी छोर पर स्थित है, पाकिस्तान से लगा हुआ है। इसी सर क्रीक में गौरमोता या गुहार मोती है। भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो है किबिथु। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि बी-थू। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर पर स्थित किबिथु है। किबिथु वह बिंदु है जहां पर भारत, चाइना और MY मतलब म्यांमार। किबिथु वह बिंदु है जहां पर चीन, भारत और म्यांमार की सीमाएं आपस में स्पर्श करती हैं, आपस में मिल जाती हैं। ये हो गया भारत का सबसे पश्चिमी और पूर्वी बिंदु। मैंने बताया कि भारत का देशांतरी विस्तार भी 30 देशांतरों के मध्य है। जब आप भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु से लेकर सबसे पूर्वी बिंदु की मध्य यात्रा करेंगे तो आप कितनी दूरी चलेंगे? 2933 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। यहां पर एक जानने वाली बात है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार भी 30 अक्षांशों के मध्य है और भारत का देशांतरीय विस्तार भी 30 अक्षांशों के मध्य है। लेकिन
भारत का अक्षांशीय विस्तार मतलब उत्तरी दक्षिणी विस्तार, लेकिन भारत का जो उत्तरी दक्षिणी विस्तार है, भारत के उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु के बीच की जो दूरी है, उत्तरी दक्षिणी विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। लेकिन भारत का जो पूर्वी पश्चिमी विस्तार है, देशांतरी विस्तार मतलब पूर्वी पश्चिमी विस्तार, ये पश्चिमी बिंदु से लेकर पूर्वी बिंदु के मध्य का विस्तार, भारत का पूर्वी पश्चिमी या पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर के बीच की दूरी कितनी है? 2933 किलोमीटर। अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार समान है, लेकिन उसके बावजूद भारत की उत्तर दक्षिण दूरी और पूर्व पश्चिम दूरी अलग अलग है। उत्तर दक्षिण दूरी 3214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व पश्चिम दूरी 2933 किलोमीटर दूर है। तो भारत का जो पूर्व पश्चिमी दूरी है, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के बीच की जो दूरी है वो कम है। कितना कम है? लगभग लगभग आप इसे देखेंगे तो 200 किलोमीटर, यानी 200 किलोमीटर ये नहीं 300 किलोमीटर कम है। भारत का जो पूर्वी पश्चिमी दूरी है वो उत्तरी दक्षिणी दूरी की तुलना में 300 किलोमीटर आपको कम दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे आप विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? विषुवत रेखा पर होती है। जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, जैसे जैसे आप 0 डिग्री अक्षांश यानी विषुवत रेखा से दोनों ध्रुवों की ओर जाते हैं, देशांतरों के बीच की दूरी कम होती चली जाती है। यही कारण है कि देशांतरी विस्तार भी भारत का 30 देशांतरों के मध्य है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन उसके बावजूद भारत का वास्तविक पूर्वी पश्चिमी दूरी कम हो गई है। क्यों? क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, क्लियर। और विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की वास्तविक दूरी घटती चली जाती है। यही कारण है कि अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार 30 होने के बावजूद वास्तविक दूरी में अंतर है। अब भारत लंबे देशांतरी विस्तार वाला देश है, जैसे इसका विस्तार 30 देशांतरों के मध्य, इसका एक प्रभाव होता है। इसका एक प्रभाव होता है, भारत के देशांतरी विस्तार का प्रभाव। भारत के देशांतरी विस्तार का प्रभाव। पृथ्वी 24 घंटे या 1440 मिनट 1440 मिनट में 360 डिग्री घूमती है ना। इसलिए 4 मिनट में 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना मिनट का समय लगता है? 4 डिग्री का समय लगता है। इसलिए 30 देशांतर घूमने में भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? आप यहाँ ध्यान से देखिए, पृथ्वी को अपना एक चक्कर लगाने में यानी 360 डिग्री घूमने में 1440 मिनट का समय लगता है। जब आप 1440 में 360 से भाग देंगे तो पता चल जाएगा कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। भारत का देशांतरी विस्तार 30 देशांतरों के मध्य है, इसलिए पृथ्वी को 30 डिग्री घूमने में 30 गुणे 4 बराबर 120 मिनट और 2 घंटा, यानी पृथ्वी को 30 डिग्री देशांतरों को या 30 देशांतरों को पार करने में पृथ्वी को 30 देशांतर घूमने में पृथ्वी को 2 घंटे का समय लगता है। इसका मतलब है कि भारत के सबसे पूर्वी छोर किबिथु और भारत के सबसे पश्चिमी छोर गौरमोता, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत के अरुणाचल प्रदेश और गुजरात राज्यों के बीच समय में 2 घंटे का अंतराल है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच समय में 2 घंटे का अंतराल है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है,
इसलिए अरुणाचल प्रदेश का समय गुजरात के समय से 2 घंटे आगे है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है। इसका मतलब ये निकला कि अरुणाचल प्रदेश का समय गुजरात के समय से 2 घंटे आगे है। सूर्योदय में भी अंतर दिखाई पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में अगर 5 बजे सूर्य की पहली किरण निकलती है तो गुजरात में 7 बजे निकलेगी, क्योंकि समय में 2 घंटे का अंतराल है। अब एक ही देश में 2 राज्यों में घड़ी की सुइयां अलग अलग समय नहीं बता सकती। अगर ऐसा होगा, क्योंकि 2 घंटे का अंतराल तो है ही गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में, लेकिन एक ही देश में 2 राज्यों में घड़ी की सुइयां अलग अलग समय बताएंगी तो समस्या पैदा होगी, काम करने में तारतम्यता नहीं बन पाएगी। इसलिए सर्वसम्मति से देश के सबसे बीच से गुजरने वाली देशांतर रेखा को, देश के मध्य भाग से गुजरने वाली देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा मान लिया गया है। भारत की मानक समय रेखा, चूंकि पूर्वी और पश्चिमी छोर के मध्य 2 घंटे का अंतराल है, इसलिए भारत के बीचों बीच एकदम बिल्कुल मध्य भाग से गुजरने वाली देशांतर रेखा को भारत की, ध्यान दीजिएगा, भारत की, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, भारत की मानक समय रेखा मान लिया गया है। और जो बीचों बीच रेखा गुजरती है देशांतर, उसे हम कहते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी। ये भारत के बीचों बीच 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी है। अब ये कैसे पता चलेगा कि, और ये मान लिया गया कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो समय होगा वही पूरे देश का समय माना जाएगा। स्वीकार किया गया कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो समय होगा वही पूरे देश का समय माना जाएगा। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या हो रहा है? ये कैसे पता चलेगा? आपने अक्सर देखा होगा, या कहीं होटल में जाते हैं इंटरनेशनल लेवल के होटल में, या अक्सर आपने सुना होगा कि दुनिया के विभिन्न देश अपना समय लंदन के समय के सापेक्ष तय करते हैं। लंदन के समय के सापेक्ष सभी देश अपने अपने समय को तय करते हैं। या तो उनका समय लंदन के समय से आगे होता है या लंदन के समय से पीछे होता है। जब आप किसी 7 स्टार होटल में जाएंगे या बड़े होटल में, तो काउंटर जो रिसेप्शन एरिया होता है वहाँ पे कई देशों की वॉचेस लगी रहती हैं। आप उनको ध्यान से देखिए, सभी में अलग अलग समय बताया जाता है। किसी में 12:30 बज रहे होते हैं, तो किसी में 5 बज रहे होते हैं, तो किसी को शाम को 8 बज रहे होते हैं, तो किसी में रात के 12 बज रहे होते हैं, है ना। हमारे तो पल्ले नहीं पड़ता है, इसलिए क्योंकि हमारे लिए है नहीं। विभिन्न देशों से लोग जो होटल में आते हैं वो उनके लिए होता है, ताकि वो अपने देश के अकॉर्डिंग समय को समझ सकें। तो दुनिया के विभिन्न देश लंदन के समय के सापेक्ष अपना अपना समय तय करते हैं। ऐसा कैसे होता है? लंदन के ग्रीनविच से गुजरने वाली 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा स्वीकार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, यहां मानक जोड़ दीजिएगा। लंदन के ग्रीनविच से गुजरने वाली 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा स्वीकार किया गया है। इसी को हम ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। इसे ही हम अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा स्वीकार किए हुए हैं। और दुनिया के सभी देश ग्रीनविच मीन टाइम यानी लंदन के समय के सापेक्ष ही अपना समय निर्धारित करते हैं। अगर वो देश, कोई देश पूर्वी गोलार्ध में है तो उसका समय लंदन के समय से आगे होता है, और अगर कोई देश जैसे अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध में है तो उसका समय लंदन के समय से पीछे होगा। क्लियर? अब भारत का समय क्या होगा? यानी भारत के बीचों बीच गुजरने वाली जो रेखा है उसे ही पूरे देश का समय स्वीकार किया गया है। पूरे देश का भारतीय मानक समय स्वीकार किया गया है जो बीचों बीच गुजरती है, और वो क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या हो रहा है? तो हम ज्ञात कर लेंगे कि 0 से लेकर 82.5 डिग्री पूर्वी तक घूमने में पृथ्वी को कितना समय लग रहा है। 0 से लेकर 82.5 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 82.5 में गुणे 4 मिनट,
82 में 4 से आप गुणा कर देंगे 4 मिनट से, यानी 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर घूमने में गुणा कर देंगे तो 5 घंटा, इसको आप मिनट में पहले निकल के आएगा, मिनट में जब निकल के आएगा फिर घंटे में बदल दीजिएगा। 82.5 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 5 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। इसका मतलब है कि भारत का समय, चूंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ना, इसलिए भारत का समय लंदन के समय से, या भारतीय मानक समय ऐसे बोलेंगे, भारतीय मानक समय लंदन के समय से या ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। क्लियर? चूंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में है इसलिए आगे 5.5 घंटे। अब इसका मतलब है कि अगर सुबह के 10 बज रहे हैं यहाँ पे इंडिया में, और आपके कोई रिश्तेदार वहाँ पे लंदन बैठे हुए हैं, बहुत से लोगों के होते हैं, तो आप उन्हें फ़ोन कॉल नहीं करेंगे कि यार सुबह के 10 बज गए, उन्हें फ़ोन करते हैं। नहीं, आपका समय आगे है, लेकिन उनका समय, लंदन वालों का समय यहाँ से 5.5 घंटे पीछे है। यहाँ 10 बज रहे हैं तो वहाँ पे सुबह के 4:30 बज रहे होंगे।